नमस्कार छात्रों। नमस्कार श्रीमान। बच्चों, आज हम अशुद्ध यौगिकों को शोधित करने की तकनीक कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में सीखेंगे। क्रोमेटोग्राफी शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्रों में किया जाता है। बच्चों, क्या आप कार्बनिक यौगिकों के शोधन की अन्य विधियों के बारे में जानते हैं? जी सर। आसवन, ऊर्ध्वपात तथा क्रिस्टलन। बहुत अच्छा बच्चों, आपके द्वारा बताई गई विधियों से हम ऐसे पदार्थों के मिश्रण को पृथक नहीं कर सकते जिसके दो या दो से अधिक घटकों के गुणधर्म समान हो। इसके लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था के ऊपर अधिशोषण क्षमता तथा ध्रुवणता के आधार पर गतिशील प्रावस्था डालकर पृथक किया जाता है। इस तकनीक में यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित किया जाता है तथा द्रव गतिशील प्रावस्था के द्वारा शोधित किया जाता है। सर, यहाँ स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था क्या है? स्थिर प्रावस्था वह है जिस पर मिश्रण के अवयव अधिशोषित होते हैं। यहाँ हम सिलिका जेल को स्थिर प्रावस्था के रूप में लेंगे और गतिशील प्रावस्था एक विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण है। इनको हम प्रयोग के दौरान और बेहतर तरीके से सीखेंगे। सर, आपने अभी कहा अधिशोषण, क्या आप इस पर और प्रकाश डाल सकते हैं? अधिशोषण वह परिघटना है जिसमें एक पदार्थ भौतिक अथवा रासायनिक बंधों के द्वारा किसी अन्य पदार्थ की सतह पर जुड़ा रहता है। आज के प्रयोग में मिश्र अवयव सिलिका जेल पर अधिशोषित होंगे। अतः कॉलम क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का एक प्रकार है। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, पतली परत क्रोमेटोग्राफी यानी TLC। दूसरा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। विद्यार्थियों, आज हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की सहायता से दो यौगिकों का मिश्रण जिसमें यौगिक A जो पीले रंग का है तथा यौगिक B जो लाल रंग का है को पृथक करेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए हमें चाहिए कांच की एक ट्यूब, सिलिका जेल का पेस्ट जो कि स्थिर प्रावस्था है तथा अवयवों का वह मिश्रण जिसे अधिशोषण और ध्रुवणता के अंतर के आधार पर पृथक किया जाएगा। परंतु पहले आपको पतली परत क्रोमेटोग्राफी करनी होगी जिसे हम TLC कहते हैं। इससे हम मिश्रण अवयवों को पृथक करने के लिए उचित गतिशील प्रावस्था का निर्धारण करेंगे। यहाँ मैं एक TLC प्लेट आपको दिखा रहा हूँ जिस पर एक मिश्रण को उसके घटकों में पृथक किया गया है। एक पीले रंग का अवयव है और एक लाल रंग का अवयव है। पर आज यहाँ मैं आपको TLC की तकनीक विस्तार में नहीं बता रहा हूँ, किंतु इस तकनीक के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हेक्सेन और एथिल एसीटेट के 80:20 मिश्रण को पृथक्करण की प्रक्रिया के दौरान उपयोग में लिया जा सकता है। इसके साथ यह भी पता चला कि मैं कॉलम को 100% हेक्सेन से भर सकता हूँ, फिर इसकी ध्रुवणता बढ़ाते हुए यौगिकों का पृथक्करण कर सकता हूँ। इस प्रक्रम को क्षालन कहते हैं। सर, यदि हम TLC द्वारा यौगिकों के अवयवों को पृथक कर सकते हैं तो हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी की आवश्यकता क्यों है? TLC का उपयोग मिलीग्राम मात्रा के यौगिकों के लिए किया जाता है, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग ग्राम मात्रा के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, मैंने आज आपको TLC दिखाया है जो कि सिलिका जेल की परत है। मैं इसी सिलिका जेल को कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए काम में लूंगा जो कि TLC के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। आप यह देख सकते हैं कि मैंने कॉलम को स्टैंड पर अच्छी तरीके से लगा दिया है ताकि कॉलम गिरे नहीं। कॉलम के नीचे कुछ खाली स्थान छोड़ा गया है जहां पर बीकर या परख नली रखकर अवयवों को इकट्ठा किया जा सकता है। अब मैं कॉलम को सिलिका जेल से भरूंगा। आप यह देख रहे हैं कि सिलिका जेल अति महीन पाउडर है, इसलिए हम कॉलम के निचले हिस्से पर कुछ ऊंचाई तक रुई भर देंगे ताकि सिलिका जेल कॉलम से बाहर ना आए।
मैंने कांच की छड़ की मदद से रुई को अच्छी तरह से दबा दिया है। अब मैं इस छड़ को बाहर निकालकर रख देता हूं। अब मैं आपको सिलिका जेल का पेस्ट बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा, पर इसके पहले मैं सुरक्षा के लिए सुरक्षा चश्मा एवं दस्ताने पहनूंगा ताकि सिलिका जेल अथवा अन्य विलायक से मेरी आंख और हाथ सुरक्षित रहे। यहां मैंने एक बीकर लिया है जिसमें थोड़ा सा सिलिका जेल डाल रहा हूं। साथ ही मैंने हेक्सेन भी लिया है जिसे मैं सिलिका जेल में मिला रहा हूं। और ग्लास रॉड की सहायता से इसे मिलाकर सिलिका जेल का पेस्ट बना रहा हूं। सर, आप इसे क्यों हिला रहे हैं? इसे इसलिए हिलाया जा रहा है ताकि वायु के बुलबुले दूर हो जाएं और सिलिका जेल समान रूप से हेक्सेन के साथ मिश्रित हो जाए। तो छात्रों, हमने सिलिका जेल का पेस्ट बना लिया है और अब हमें इस पेस्ट को कॉलम में डालना है, पर उससे पहले कॉलम में थोड़ी सी हेक्सेन डाल रहा हूं। यह ध्यान रहे कि हेक्सेन रुई के कॉलम के बिल्कुल ऊपर रहे। अब मुझे सिलिका जेल के पेस्ट को कांच की कीप की सहायता से कॉलम में स्थानांतरित करना है। इसके लिए मैं कांच की कीप को यहां रख देता हूं। अब हम विलायक को इकट्ठा कर सकते हैं। अब फिर से इसे डाला जा सकता है। निश्चित कीजिए कि सिलिका जेल कॉलम में भर गया है। बीकर को दूसरी तरफ रखते हुए मैं कीप एवं कॉलम की धुलाई कर रहा हूं, पर इससे पहले मैं नीचे एक बीकर रख रहा हूं ताकि विलायक नीचे ना फैले। जी श्रीमान। तो मैं कीप को ठीक से साफ कर रहा हूं। अब मैं कीप को बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि इससे सिलिका जेल बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं कुछ हेक्सेन ले रहा हूं और आप ध्यान से देखें कि मैं कॉलम को बहुत अच्छी तरह से साफ कर रहा हूं ताकि चिपका हुआ सिलिका जेल नीचे की तरफ चला जाएगा। अब मैं धीरे धीरे स्टॉप कॉर्क को खोल रहा हूं ताकि अतिरिक्त विलायक धीरे धीरे नीचे आ जाए। अब सिलिका जेल ठीक से बैठ गया है और कुछ विलायक ऊपर की तरफ मौजूद हैं। इस कॉलम को 5 से 6 इंच की ऊंचाई तक सिलिका जेल से भरा गया है ताकि अवयवों का पृथक्करण अच्छी तरह से हो जाए। सर, आपने कॉलम की ऊंचाई किस प्रकार निर्धारित की? इसे निर्धारित करने के कई कारक हैं, जिसमें पदार्थ की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आप देख सकते हैं कि अब सिलिका जेल कॉलम में जम गया है और हेक्सेन की कुछ मात्रा सिलिका जेल के ऊपर है। अब मैं कॉलम को धीरे से थपथपाऊंगा। सर, आपने कॉलम को क्यों थपथपाया? कॉलम को इसलिए थपथपाया गया है ताकि वायु के बुलबुले बाहर निकल जाएं और कॉलम अच्छी तरह से जम जाए। अब कॉलम को 2-3 बार थपथपाकर स्टॉप कॉर्क को खोलकर अतिरिक्त विलायक को नीचे रखे बीकर में निकलने देंगे। आप यह देख रहे हैं कि अतिरिक्त विलायक बीकर में आ गया है। अब स्टॉप कॉर्क को बंद कर रहा हूं और
कॉलम को 2-3 बार फिर से थपथपाकर अतिरिक्त विलायक को निकाल लेता हूं। इसी तरह एक बार और अतिरिक्त विलायक को निकाल लेता हूं, जिससे सिलिका जेल कॉलम में अच्छी तरह से जम जाए। इस तरह 2-3 बार करने से सिलिका जेल सही तरह से जम गई है और कॉलम प्रयोग के लिए तैयार है। विद्यार्थियों, अब मैं आपको वह मिश्रण दिखाऊंगा जिसका शोधन करना है। इस बीकर में मैंने 2 घटकों A और B का मिश्रण लिया है, जिसमें थोड़ा सिलिका जेल और थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिला रहा हूं, ताकि महीन पाउडर तैयार हो जाए। अब मैं ग्लास रॉड की मदद से इस पेस्ट को हिलाऊंगा ताकि अतिरिक्त क्लोरोफॉर्म वाष्पित हो जाए। इस प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि 5 से 10 मिनट तक हिलाने पर मिश्रण का महीन पाउडर तैयार है। अब मैं इस यौगिक को कॉलम में भर रहा हूं, पर यह करने से पहले मैं एक पिपेट की सहायता से कॉलम में हेक्सेन डाल रहा हूं। कृपया हेक्सेन डालते समय सावधानी रखें। इसे इस तरह डालें कि यह कॉलम के ऊपरी सतह को ना बिगाड़े। अब आप कॉलम को थपथपा सकते हैं यदि आप एक अच्छी परत बनाना चाहते हैं। अब मैं कीप की सहायता से यौगिक को भर रहा हूं। मैं कीप को कॉलम के ऊपर रख रहा हूं और धीरे धीरे कॉलम में यौगिक को डाल रहा हूं ताकि यह ठीक से जम जाए। आप देख सकते हैं कि लगभग सारा मिश्रण खत्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा हेक्सेन ले रहा हूं और कीप को साफ कर रहा हूं ताकि यौगिक इससे चिपका ना रहे। अब मैं कीप को बाहर निकाल रहा हूं और हेक्सेन से कॉलम को भी साफ कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि यौगिक ठीक से सिलिका जेल की परत पर बैठ गया है। अब मैं थोड़ी रेत को कॉलम में डाल रहा हूं। सर, आप रेत का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? रेत का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि गतिशील प्रवस्था डालने पर मिश्रण की परत हिले नहीं, वह अपने स्थान पर स्थिर रहे। रेत को कॉलम में डालने के बाद
मैं कॉलम को धीरे से थपथपाऊंगा ताकि रेत की एक समान परत कॉलम के ऊपर बन जाए। तो विद्यार्थियों, टीएलसी के प्रयोग के द्वारा हम यह जानते हैं कि पीले यौगिक और लाल यौगिक को हेक्सेन और एथिल एसीटेट के 80:20 मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेक्सेन और एथिल एसीटेट का 80:20 मिश्रण 50 ml मात्रा में बनाया है। अब मैं सावधानी पूर्वक इस मिश्रण को इस प्रकार से कॉलम में स्थानांतरित कर रहा हूं कि ऊपर से सतह हिले नहीं। शुरुआत में विलायक को धीरे धीरे डाल रहा हूं, परंतु बाद में विलायक को शीघ्रता से डाल रहा हूं। अब स्टॉप कॉर्क को थोड़ा सा खोल रहा हूं, जिससे पहले चरण में पीला यौगिक मिश्रण से सरलता से पृथक हो रहा है, जैसा कि आपने टीएलसी में भी देखा था। आप देख सकते हैं कि टीएलसी की तुलना में यह पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ है, क्योंकि टीएलसी गुरुत्व के विपरीत जबकि कॉलम गुरुत्व की तरफ है। वाह, ये कितना आकर्षक है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब हमें यौगिकों को इकट्ठा करने के लिए परख नली लेनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि पीला यौगिक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हालांकि अभी यह परख नली में नहीं आया है। अब हम देख सकते हैं कि विलयन पीला होता जा रहा है। मैं अब पहले अवयव को इकट्ठा कर रहा हूं, जो कि पीला यौगिक है, और लाल यौगिक अभी भी ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि यह धीरे धीरे नीचे आ रहा है। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि पीला यौगिक लाल यौगिक की तुलना में तेजी से नीचे आ रहा है। यह परख नली अब भर गई है, अतः अब मैं नई परख नली लूंगा और यहां लगाकर और पीला यौगिक इकट्ठा करेंगे। आप देख सकते हैं गतिशील प्रावस्था लगातार काम आ रही है, अतः मुझे गतिशील प्रावस्था को और बढ़ाना होगा, जो कि हेक्सेन व इथाइल एसीटेट का 80:20 मिश्रण है। और अब मैं सावधानी से गतिशील प्रावस्था को डाल रहा हूं। आप देख सकते हैं पीला यौगिक पहले ही क्षालित हो चुका है। दोबारा हमारी परख नली भर गई है, अतः मैं दूसरी परख नली लूंगा और पीले यौगिक को इकट्ठा करूंगा। और विद्यार्थियों, यह निश्चित करेंगे कि वेग एक रूप है, कभी बहुत ज्यादा या कभी बहुत कम वेग नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं हमारा पीला यौगिक लगभग क्षालित हो गया है। आप लाल एवं पीले यौगिक के बीच स्पष्ट अंतराल देख सकते हैं, जो यह बताता है कि पृथक्करण सही है। ऐसा लाल एवं पीले बिंदु के बीच अंतर टीएलसी में भी देख सकते हैं, अतः पृथक्करण टीएलसी के अनुसार ही हो रहा है। अब विद्यार्थियों, आप सावधानी पूर्वक देख सकते हैं कि पीला यौगिक क्षालित हो चुका है। अब लाल यौगिक के क्षालन के लिए मुझे ध्रुवणता बढ़ानी होगी। मैं दोबारा परख नली बदल रहा हूं। आप दोनों परख नलियों में अंतर देख सकते हैं। इनमें से एक पीली जबकि दूसरी रंगहीन है, जो यह बताता है कि पीला यौगिक क्षालित हो चुका है। विद्यार्थियों, आप देख चुके हैं कि पीला यौगिक क्षालित हो गया है। अब मैं हेक्सेन व इथाइल एसीटेट के 50:50 मिश्रण से ध्रुवणता बढ़ा रहा हूं, ताकि लाल यौगिक को क्षालित किया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं
कि मेरे पास हेक्सेन व इथाइल एसीटेट का 50:50 मिश्रण है। मैं इसे लाल यौगिक के क्षालन के लिए कॉलम में डाल रहा हूँ। ऊपरी परत प्रभावित ना हो, अतः इसे सावधानीपूर्वक धीरे धीरे डालिए। हम थोड़ा इसका वेग बढ़ाएंगे। मैं परख नली बदल रहा हूं। ध्रुवणता बढ़ाने पर लाल यौगिक धीरे धीरे नीचे आने लगा है। मैं स्टॉप कॉर्क को खोलते हुए थोड़ा वेग और बढ़ाता हूं। लाल यौगिक तनु होने पर काला पीला नजर आता है। विद्यार्थियों, अब आप देख सकते हैं कि लाल यौगिक भी क्षालित हो चुका है, अतः अब कॉलम पूरा हो गया है और मैं स्टॉप कॉर्क को बंद कर रहा हूं। विद्यार्थियों, हम मिश्रण के दोनों अवयवों के पूर्ण रूप को क्षालित कर चुके हैं। मैं इन्हें आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि पहली 3 परख नलियों में पीला यौगिक है, जो कि यौगिक ए है। चौथी और 5वीं परख नलियों में कोई भी यौगिक नहीं है। शेष परख नलियों में लाल यौगिक है, जो कि यौगिक बी है, परंतु यौगिक बी हमें गहरा नारंगी दिखाई दे रहा है क्योंकि वह तनु है। हम स्क्रीन पर सिलिका जेल की संरचना को देखते हुए यह बता सकते हैं कि सिलिका जेल एक ध्रुवीय अधिशोषक है। चूंकि पीला यौगिक जो कि 2 नाइट्रोएनिलीन है, लाल यौगिक जो कि मेथिल रेड है की तुलना में अधिक गतिशील है, अतः हम यह पता कर सकते हैं कि 2 नाइट्रोएनिलीन मेथिल रेड की तुलना में कम ध्रुवीय है। टीएलसी के द्वारा भी ऐसा ही स्वरूप पाया गया है। अंत में विलायक को यौगिक ए और बी से अलग करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत और इसकी प्रक्रिया को समझ गए हैं। क्या आप इसका सार बताएंगे? जी सर, हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के सिद्धांत को सीखा है। यहाँ सिलिका जेल को स्थिर प्रवस्था के रूप में प्रयोग में लिया गया है। गतिशील प्रवस्था के रूप में हेक्सेन और एथिल एसीटेट का 80:20 मिश्रण प्रयोग में लिया गया है। यौगिकों का शोधन अधिशोषण और ध्रुवणता के आधार पर किया गया है। बहुत अच्छा। सर, हमने यह भी सीखा है कि ध्रुवीय यौगिक सिलिका जेल पर अधिशोषित हो जाता है और उसकी गति धीमी होती है, जबकि अध्रुवीय यौगिक की गति तेज होती है। हमने यह भी सीखा कि टीएलसी छोटे स्तर पर प्रयोग की जाती है, अतः यह एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी बड़े स्तर पर प्रयोग की जाती है, अतः यह एक गुणात्मक तकनीक है। बहुत अच्छा विद्यार्थियों, आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ गए हैं। जी सर। अब आप इसे नए यौगिकों के लिए काम में लें। ठीक है? अलविदा।